नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन विद आंसर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जितने भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो रेलवे है क्वेश्चन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। जो पुस्तक क्या है दोस्तों, आपकी गीत गोविंद है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके जयदेव साहब। कौन है? जयदेव साहब आपके गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछ जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक पुस्तक जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इसका एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, जिसके लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पुस्तक मैंने आपको करा दी है। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, इन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और केवल यही एक अधिवेशन था जिसमें की अध्यक्ष आपके गांधी जी रहे थे। किसके अधिवेशन के? बेलगांव अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि जो हुमायूं नामा है पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूं नामा पुस्तक आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। जो दोस्तों आपके बाबर थे, बाबर के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। 4 पुत्र थे हुमायूं, कामरान, हिंदा लश्करी। 1 पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम के द्वारा आपकी हुमायूं की जीवन चरित हुमायूं नामा लिखा गया था। हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों, इसके शासनकाल के बारे में, तो यह 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। परीक्षा में पूछ सकता है कि इसका निर्वासन काल कब से कब तक रहा। निर्वासन काल मतलब जो है देश से बाहर रहा, तो इसका निर्वासन काल दोस्तों कुल आपके 15 वर्षों का था। 40 से आपके 55 के बीच में 15 वर्षों का इसका निर्वासन काल रहा। बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं के पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं का पिता था आपके बाबर। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर आपके मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था। इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बाबर का काल आपकी था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। यह आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। बात कर रहे हैं हम हुमायूं की, तो हुमायूं ने आपके 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े हैं, जो परीक्षा में क्या करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें से एक युद्ध है आपके चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध दोस्तों होता है 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में आपके कौन कौन रहते हैं? चौथा के युद्ध में आपके एक तरफ रहते हैं शेर खां, और एक तरफ रहते हैं दोस्तों आपके हुमायूं। और इस युद्ध में हुमायूं के 7000 सैनिक मारे जाते हैं, और हुमायूं जान बचाने हेतु कहाँ कूद जाता है? आपके कर्मनाशा नदी में कूद जाता है। कर्मनाशा, जिसका संबंध आपके गंगा से लगाया गया है। तो गंगा में कूद जाता है, और गंगा में जब कूदता है तो उसको एक भिस्ती रहता है आपके एक भिस्ती के द्वारा उसकी जान बचा ली जाती है। एक भिस्ती के द्वारा उसकी जान बचा ली जाती है। ये जो भिस्ती होता है, इससे जब आपके हुमायूं कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले आपको क्या चाहिए, तो आपकी भिस्ती कहा देता है कि मुझे आप एक दिन के लिए, आपके सक्का नाम भिस्ती था, तो आपके उसने कहा था मुझे एक दिन के लिए सम्राट बना दीजिएगा। निर्वासन काल के बाद जब आपके वापस लौट कर आए, तो 1955 ईस्वी में इस आपके सक्का नाम के भिस्ती को उन्होंने क्या बनाया था, आपके एक दिन के लिए सम्राट बनाया था। और एक दिन के सम्राट के लिए उसने आपके चमड़े के सिक्के चला दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का वह कौन सा बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए? तो आपके निजाम शक्का भिस्ती कहेंगे। कौन थे? निजाम शक्का भिस्ती। ये बात याद रखेंगे। तो इसमें अभी हुमायूं पूरी तरीके से हार गया। इसके बाद याद रखेंगे कि हुमायूं और शेर खां के मध्य एक युद्ध और हुआ। शेर खां की बात करते हैं, तो शेर खां जो था, इन्होंने चौसा युद्ध के बाद ही शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच युद्ध लड़ा के कौन सा जानते हैं? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम, या फिर इसे कह सकते हैं आपकी कन्नौज। कन्नौज दोस्तों कहाँ पर है? यूपी में है। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। और जो चौथा था दोस्तों आपके बिहार में था। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? के 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में आपके हुमायूं को शेर शाह सूरी ने अंतिम रूप से हरा दिया। और दोस्तों हुमायूं आपके भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो गया। भारत छोड़ने हेतु
बाध्य हो गया। तो ये प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। और हुमायूं देश से बाहर निकल जाता है और शेर शाह सूरी आपके सूरी वंश की स्थापना करता है। शेर शाह सूरी आपके दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश की स्थापना करता है भारत में, जो आपके द्वितीय अफगान वंश था, क्योंकि प्रथम अफगान वंश आपके लोधी वंश था, तो ये द्वितीय अफगान वंश आपका हो जाता है। तो इतनी बातें आपको हुमायूं के बारे में विशेष रूप से पता होना चाहिए। दोस्तों, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है सौभाग्यशाली, लेकिन इतिहासकार लेनपुर कहता है कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी आपके 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1556 ईस्वी में, 1556 AD में। होता क्या है दोस्तों कि यह आपके दीन पनाह नगर में शेर मंडल नामक आपकी एक लाइब्रेरी रहती है। शेर मंडल जो आपके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। की सीढ़ियों से ही गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं दीन पनाह नगर की। तो अगर पूछ ले कि दीन पनाह नगर की आपके किसने बसाया था, तो दीन पनाह नगर की आपको बसाया था आपके हुमायूं ने ही बसाया था, और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तो लड़खड़ा कर यह गिर था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इतिहासकार लेनपुर कहता है कि यह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों हुमायूं के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी। तो सबसे लंबी रोड सुरंग है आपकी चेनानी नाथरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, ये भारत की आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय अगर कृषि अनुसंधान पूछे तो ये आपके नई दिल्ली में है। और यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय चावल अनुसंधान आपके कटक है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपके चावल किस में लेंगे, आपके चावल आप कटोरा में लेंगे। कटोरा से आप कटक याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसको याद किया है कि भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटोरा से कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी रोग आपके विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। यहाँ पर विटामिन ए का आपके इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन सी और डी का क्या है, ये आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूरेनियम का भंडार किस राज्य में है। तो यूरेनियम का भंडार आपके झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या है आपके, झारखंड की राजधानी है आपकी रांची, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेला करते थे। तो यही राजधानी है रांची, और झारखंड जो है यहीं पर आपके यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार इसी राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो कावेरी जो जल विवाद है ये आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। ये बहुत पुराना जल विवाद है जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तो कावेरी जल विवाद किसके बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तमिलनाडु की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, आपकी बेंगलुरु है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर जो है दोस्तों आपकी अरेबियन सी जो है, इसमें कौन सी नदी गिरती है ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें आपके विकल्प हुआ होगा। तो इन तीनों में से जो भी आपके विकल्प में था वही सही उत्तर हो जाएगा। एक तो नदी है आपके सिंधु जो नदी है आपकी इंपॉर्टेंट तरीके से आपके भारत से पाकिस्तान प्रवेश करती है, उसके बाद अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु हो गई। नर्मदा और ताप्ती भारत की आपकी नदियाँ हैं। सिंधु नदी आपके चीन से निकलती है, भारत से प्रवेश करती हुई आपके पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती भारत की ही नदियाँ हैं जो आपके कहाँ पर गिरती हैं, आपके अरब सागर में गिरती हैं। और सभी नदियाँ जो है लगभग वो आपके बंगाल की खाड़ी में करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में ही एक द्वीप है जिसे कहते हैं आपके लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी आपकी कवरत्ती, जो परीक्षा में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि आपके एक प्रकार का द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी आपके जीवाणु से फैलती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से फैलती है, ये भी विकल्प का क्वेश्चन है। जीवाणु से फैलने वाली बहुत सारे रोग हैं, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, अगर इनमें से जो भी आपके विकल्प में रहा होगा वही सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा जो आपके रोग होता है कि टिटनेस, ये भी आपके जीवाणु से ही फैलता है। टिटनेस के अलावा
हैजा के अलावा याद रखेंगे टाइफाइड, याद रख लीजिए सब आपके आपके जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। इसके अलावा क्षय रोग, क्षय रोग के अलावा याद रखेंगे आपके प्लेग जो फैलता है, जो ये भी आपके जीवाणुओं से ही फैलता है। इसके बाद निमोनिया, इसके बाद निमोनिया, निमोनिया ये सब आपके जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। निमोनिया के अलावा याद रखेंगे जो कोढ़ होता है, ये भी आपके जीवाणु से ही फैलता है। कोढ़ भी आपके कहाँ से फैलता है, आपके जीवाणु से ही फैलता है। और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, अगर काली खांसी विकल्प में होगा काली खांसी, तो काली खांसी भी आपके जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं हम कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान जनक आपके B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके B.R. अम्बेडकर थे, आपके B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सांप्रदायिक मतदान पहली बार कब हुआ। तो सांप्रदायिक का अर्थ होता है, सांप्रदायिक का अर्थ होता है कि ऐसा मतदान होना जहां पर दोस्तों एक संप्रदाय को विशेष रूप से अधिकार मिला हो। तो सन 1900 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसे कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन, तो इसके द्वारा बताया गया था कि इसके द्वारा ही आपके मुसलमानों को सांप्रदायिक मतदान करने की आपकी बात मिली थी। तो सांप्रदायिक मतदान का पहली बार कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो मैग्नीफेरा इंडिका आपके आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका? आपके मैंगो का नाम है आपके मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं। तो भारत में कुल आपके 25 हाई कोर्ट हैं। कहाँ पर है? 25 हाई कोर्ट हैं, जो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो ये भी विकल्प का क्वेश्चन था। मैं आपके सार्क के सदस्य के कुछ देश आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आपके विकल्प में रहा होगा वही सही उत्तर होगा। तो सार्क के सदस्य हैं आपके अफगानिस्तान भी है, इसकी राजधानी काबुल है। भारत भी आपके सार्क का सदस्य है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये भी सार्क का सदस्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये भी सार्क का सदस्य है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है, ये भी सार्क का सदस्य है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, ये भी सार्क का सदस्य है। मालदीव की राजधानी आपके माहे है, ये भी सार्क का सदस्य है। और पाकिस्तान की आपकी राजधानी है इस्लामाबाद, ये भी सार्क का सदस्य है। तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग ये सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं कि नवंबर 2020 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मंत्रालय आपको पता ही होना चाहिए कि भारत के जो आपके एजुकेशनल मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। इसमें किसान कानून बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत के किसान मंत्री कौन है। तो भारत के किसान मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के जनजाति मंत्री कौन है, तो भारत के जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। आपके कानून मंत्री कौन है? तो आपके कानून मंत्री कौन है? ये आपके कानून मंत्री कौन है? ये आपको विशेष रूप से कथनी है। मुझे यहाँ पर इनके नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जयशंकर, इनका जयशंकर था, क्या नाम है? यस, जयशंकर से कुछ नाम है आपके कानून मंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 किस टीम ने जीता। तो आईपीएल 2020 आपके मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था, जिसके कप्तान रोहित शर्मा है। इसके कप्तान आपके रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा को इसीलिए भारत के T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने के लिए लंबा विवाद चला, क्योंकि इन्होंने मुंबई इंडियन को पांचवीं बार इन्होंने आपकी ट्रॉफी दिलाई। तो आईपीएल 2020 की विजेता कौन है? मुंबई इंडियन है। कहाँ पर हुआ? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात में, आपके अमीरात में कहाँ पर हुआ था? इसमें मुंबई इंडियन हुआ था। इसमें आपके आईपीएल 2020 हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियन आपकी विजेता रही थी। मुंबई इंडियन आपके 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 इन 5 सालों के लिए भारत की विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंटेल i9 क्या है। तो इंटेल i9 आपके एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोसेसर है। इसका क्या नाम है? इंटेल i9, ये आपके प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और फुल फॉर्म क्या है पूछा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 2016 में एक साथ कितने उपग्रह छोड़े हैं। तो दोस्तों आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 2016 में एक साथ आपके 20 उपग्रह छोड़े हैं, सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आईसीसी जो क्रिकेट का है इसका कहाँ पर है दोस्तों? इसका आपके दुबई में हेडक्वार्टर है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी की बात करते हैं तो इसका नाम आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में आपके कब की गई थी। किस दिन? तो 15 जून के दिन इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि HLL का फुल फॉर्म क्या है, तो HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। और अगर पूछे कि ट्रिपल का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रिपल एल का फुल फॉर्म है आपके लो लेवल लैंग्वेज। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रकार का दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर है। क्या आपके पाइथन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इंटेल i9 प्रोसेसर है और पाइथन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ASCII फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस प्रकार के ASCII का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे, तो मुख्य अतिथि आपके जैर बोल्सोनारो। ठीक है, ये आपके सहारो कौन थे, आपके ब्राज़ील के आपके प्रेसिडेंट थे, ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, तो ब्राज़ील के आपके प्रेसिडेंट थे आपके जैर बोल्सोनारो, और ये आपके 2020 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, इसका होमवर्क आपके लिए हो जाता है। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर्यावरण दिवस 2020 में किस देश में मनाया गया है, ये भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए कि पर्यावरण दिवस 2020 में किस देश में मनाया गया और विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे। इस समय आपके उर्जिदार पटेल की बात कौन हुए, सतीश चंद्र से कुछ हुए हैं ना, उनका नाम भी याद रखिएगा। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ें ताकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके मिले, तो अगर आपको प्रतिरोध सबसे ज़्यादा प्राप्त करना है तो आपको उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नींबू का pH मान कितना होता है, तो लगभग 2 के आसपास रहता है, लगभग 2 के आसपास नींबू का pH मान रहता है। रक्त का 7.4 होता है, याद रखिएगा। तो आज के हमारे 34 क्वेश्चन रहे जो परीक्षा में क्या गए थे, पूछे गए थे। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे मुझे मिल पाता है वो मैं आपको करता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके NTPC के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर हल कराता रहता हूँ। और रेलवे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, अगर आप इन सब क्वेश्चन को याद रखे रहेंगे तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में जब इस क्वेश्चन को पूछे तो आप उसे आसानी के साथ कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।